जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले क्लास 12 के बच्चों के लिए 5 मार्क्स वाला हिस्ट्री का सवाल, जो काफी बच्चों को डर रहता है कि हिस्ट्री का कैसे करें भैया। तो वही हम लोग आज देखने वाले 5 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो एग्जाम में बहुत बार रिपीट किया हुआ है क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर सारा है। देखते हैं हम लोग सारा क्वेश्चन आज। टोटल हम लोग 5 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद जब पार्ट 2 आएगा उसमें भी हम लोग आगे करते जाएंगे उस तरह क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, अकबर के धार्मिक नीति का वर्णन करना है। इसमें अकबर के धार्मिक नीति के बारे में बताना है कि क्या था अकबर का धार्मिक नीति। देखिए, मुगल सम्राट अकबर एक उदार और सहिष्णु शासक था। मतलब अकबर, यहाँ डायरेक्ट कहने का मतलब था कि अकबर एक महान शासक है। उसकी धार्मिक नीति का मुख्य उद्देश्य अपने राज्य के सभी धर्म के लोगों के बीच शांति और एकता बनाए रखना था। मतलब उसका कहना था कि हमारा क्षेत्र में, हमारे शासन काल में जितना हमारा क्षेत्र है, उसमें कोई भी धर्म जाति के लोगों सभी के बीच में शांतिपूर्ण और एकता बना रहना चाहिए। ये नहीं कि ये धर्म अलग है, वो धर्म अलग है, तो हम 19-20 का आंकड़ा रहेगा। नहीं, शांति धर्म बनाए रखना था। आगे देखिए, अकबर सभी धर्मों को सम्मान करता था। उसने हिंदुओं पर लगाए गए जजिया कर और तीर्थ कर को समाप्त कर दिया। जो हिंदू लोगों पर जजिया कर और एक तीर्थ कर लगा हुआ था, उसको समाप्त किया था। देखिए, अब यहाँ हम लोग समझेंगे कि तीर्थ कर कब समाप्त किया गया था और जजिया कर कब समाप्त किया गया था। तीर्थ कर जो है वो 1563 में तीर्थ कर को समाप्त किया था, और उसके एक साल बाद मतलब 1564 में जजिया कर को समाप्त किया था। आगे देखिए, समाप्त कर दिया, जिससे जनता को राहत मिली। उसने विभिन्न धर्मों के विद्वानों को अपने दरबार में बुलाकर उनके विचार सुने। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना की स्थापना की। अब यहां समझेंगे कि फतेहपुर सीकरी में अकबर जो था वो फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना की स्थापना किया था। अब इबादत खाना की स्थापना कब किया? 1575 में इबादत खाना की स्थापना 1575 में किया, और फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना 1571 में किया था अकबर ने। 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना और 1575 में इबादत खाना की स्थापना किया। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव के तौर पर ये सब सवाल ज्यादा पूछने का चांस रहता है। अब आगे देखिए, स्थापना किया जहां अलग अलग धर्मों पर चर्चा होती थी, उसने सुलह एक कुल की नीति अपनाई। अब सुलह एक कुल की नीति क्या था, ये हम लोग समझते हैं। सुलह एक कुल की नीति मतलब सबके बीच में समान भाव से सब एक रहना, ये था सुलह एक कुल की नीति। उसने सब पर समान अधिकार का हक जताया। आगे देखिए, जिनका अर्थ है सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार। वही जो सभी धर्मों के बीच में समान व्यवहार, सबके साथ रहना है, यह था अकबर का सुलह एक कुल की नीति। आगे देखिए, अकबर ने दीन ए इलाही की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य लोगों में नैतिकता और भाईचारा का भावना बढ़ाना था। अब अकबर ने यहाँ पर दीन ए इलाही की स्टार्ट किया। दीन ए इलाही एक धर्म का अपना स्टार्ट किया था। यही दीन ए इलाही का जो ये इसका स्थापना किया, इसका नया धर्म का जब स्टार्ट किया, ये 1582 में दीन इलाही नया जो धर्म ये शुरुआत किया था, ये 1582 में अपना स्टार्ट किया था। आगे देखिए, इस प्रकार अकबर की धार्मिक नीति सहिष्णुता और मानवता पर आधारित थी। यही था अकबर का धार्मिक नीति। अब हम लोग अकबर के धार्मिक नीति के बारे में समझ गए। अब हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं। असहयोग आंदोलन के बारे में आप क्या जानते हैं, मतलब असहयोग आंदोलन के बारे में आप जो भी जानते हैं वो आपको पूरा लिख देना है। चलिए हम लोग समझते हैं। असहयोग आंदोलन भारत का एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय आंदोलन था, जिसकी शुरुआत महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1920 ईस्वी में हुई थी। इस आंदोलन का उद्देश्य अंग्रेजी शासन के किसी भी प्रकार का सहयोग ना करना था। मतलब अंग्रेजों को किसी भी प्रकार से मदद नहीं करना था, ना उनका वस्तुएं खरीदनी थी, ना वहां हमारे मतलब उनके यहाँ नौकरियां करनी थी, वकील भी, कोर्ट भी नहीं चलाना था, हम उनका कोई सामान कपड़ा वगैरह भी नहीं खरीदते, ये था। आगे समझते देखिए,
इस आंदोलन के प्रमुख कारणों में जालियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट और खिलाफत आंदोलन शामिल थे। और कई सारे आंदोलन शामिल थे, लेकिन ये प्रमुख था। इन घटनाओं से भारतीय जनता में असंतोष फैल गया। मतलब ये जो थे, ये भारतीय जनता के विरुद्ध सारा जो अंग्रेजों के द्वारा किया जा रहा था। जालियांवाला बाग हत्याकांड में काफी लोगों को मारा गया था। रॉलेट एक्ट भी एक खतरनाक एक्ट था। अगर हम को उसका पर्सनली वीडियो बनाते तो आपको पूरा समझाते। ऐसे इसमें था कि नो दलील नो अपील नो वकील, इसी में कहा गया था। आपको पुलिस कभी भी पकड़ के ले जाती, आप कहीं कोई वकील भी नहीं रख सकते, ना कहीं आप अपील कर सकते थे कोर्ट वगैरह में। और खिलाफत आंदोलन भी, या खलीफा का पद धारण करने के लिए ये भी था खिलाफत आंदोलन। आगे अब हम लोग क्या समझते हैं। असहयोग आंदोलन के अंतर्गत लोगों ने से अंग्रेजी सरकार के नौकरियां, अदालतें, सरकारी स्कूलें और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने की अपील की गई थी। लोगों ने विदेशी कपड़ों को जलाकर स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया था। मतलब विदेशी कपड़े जितने थे, अंग्रेज लोगों का जो कपड़ा बनाया जा रहा था विदेशी, उसको सारे भारतीय लोग ने जलाकर और अपना खुद का स्वदेशी खादी वस्त्र धारण किए थे। आगे समझते। यह आंदोलन पूरी तरह अहिंसक था। इसमें किसानों, मजदूरों, छात्रों, महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। मतलब भारत के जितने भी वर्ग के महिला, बूढ़ा, बुजुर्ग, जवान, सारे लोगों ने इस आंदोलन में भाग लिए थे। आगे समझते। हालांकि 1922 ईस्वी में चौरा चौरी कांड के बाद गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। फिर भी इस आंदोलन ने भारतीय जनता में राष्ट्रीय चेतना को मजबूत किया और स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी। अब यह चौरा चौरी कांड था, ये उत्तर प्रदेश में हुआ था, गोरखपुर में, जिसमें 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया था। इसी कारण में गांधी जी तो अहिंसा के मार्ग पे थे, तो वो हिंसा कोई करके अंग्रेजों से अपना मतलब जीतना नहीं चाहते थे अपना आंदोलन को। तो वही उसमें था कि जो जितने आक्रोश में सारा आंदोलन निकल रहा था, उसमें लोगों ने 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया। इसी कारण फिर महात्मा गांधी ने ये चौरा चौरी कांड को स्थगित कर दिया था। मतलब चौरा चौरी कांड होने के बाद ये असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। अब हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 क्या है क्वेश्चन, देखिए हम लोग का ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तीसरा नंबर। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की भूमिका का वर्णन करें। इसमें गांधी जी का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जब छिड़ गया था, आंदोलन हो रहा था, उसमें महात्मा गांधी का क्या रोल था, क्या भूमिका था, उसके बारे में पूरा विस्तार वर्णन करना है हम लोग का विस्तार रूप से। देखिए, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सबसे महत्वपूर्ण नेता थे। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए जन आंदोलन का नेतृत्व किया और स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी। आगे समझते हैं। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा को अपने आंदोलन का आधार बनाया। सत्य और अहिंसा। सत्य मतलब मतलब सत्य मतलब जो सच है वो, और अहिंसा का मतलब हो गया किसी भी प्रकार का हिंसा ना करना। मतलब अहिंसा सच्चाई के रूप से, किसी मार पीट जोर जबरदस्ती तरीका से नहीं, बातों से बस उसके उस विचार को अपना आंदोलन का आधार बनाया। उन्होंने लोगों को बिना हिंसा के अंग्रेजी शासन का विरोध करना सिखाया और उनके नेतृत्व में असहयोग आंदोलन 1920 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चला गया। ऐसे और कई सारे आंदोलन चला गया। खिलाफत आंदोलन था, रॉलेट एक्ट, सब काफी सारा महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था, लेकिन जो मेन है वो हम लिखे हैं। अब आगे समझते हैं। गांधी जी ने किसानों, मजदूरों, महिलाओं और छात्रों को आंदोलन से जोड़ा। जैसे जब आंदोलन हुआ था तो उसमें बहुत ऐसा आंदोलन में सिर्फ पुरुष भाग लेते थे, लेकिन जब गांधी जी के द्वारा आंदोलन चलाया जाता था, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन से, इसमें सारे महिला, बड़े बुजुर्ग, बच्चा सब लोग भाग लेता था। ये था आंदोलन। महात्मा गांधी जी ने वही तो फिर सबको आंदोलन में भाग लेने के लिए सिखाए थे। आगे देखते हैं। जिससे स्वतंत्रता संग्राम में जन आंदोलन बन गया। उन्होंने स्वदेशी चरखा और खादी को बढ़ावा देकर आत्मनिर्भर का संदेश दिया। इसमें महात्मा गांधी ने सभी जितने भी विदेशी वस्तुएं थे उन सबका बहिष्कार किया, मतलब उन सबका त्याग किया, और जो स्वदेशी है खुद का, भारत का,
उसको अपनाया, वही लिखा हुआ है। आगे समझते हैं, देखिए गांधी जी ने समाज में फैली छुआछूत और सामाजिक भेदभाव का विरोध किया तथा हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दिया। गांधी जी का कहना था कि कोई जात धर्म ये नहीं मानना है, सबको बराबर लेके चलना है, कोई जात बड़ी नहीं होती, कोई जात छोटी नहीं होती, ये गांधी जी का कहना था। गांधी जी इसीलिए भारत में जितना गरीबी था उस समय के जमाने में गरीब लोग क्या ज्यादा पहनते थे, एक लुंगी और ऊपर में गंजी है ना, तो वो भी ऊपर में नंगे रहता था, लेकिन नीचे लुंगी पहन के लोग रहते थे। वही कारण गांधी जी ने, आप देखे होंगे कि गांधी जी ने पूरा कपड़ा का बहिष्कार कर दिया था। गांधी जी पूरा जिंदगी अपना एक सिर्फ लुंगी पर, एक सादा वस्त्र पर गुजार दिए। वही था गांधी जी का कि जैसे हमारे भारत के लोग रह रहे वैसे हम रहेंगे। गांधी जी इतना गरीब भी नहीं थे कि वो एक कपड़ा भी वो नहीं पहन सकते थे। गांधी जी ने लंदन से पढ़े, बैरिस्टर का डिग्री लिए हुए थे, तो गांधी जी का उस समय में लंदन जाना अपने आप में बड़ी बात होता है। चलिए आगे हम लोग समझते हैं। इस प्रकार महात्मा गांधी के नेतृत्व, क्षमता और अहिंसक नीति ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूत बनाया और भारत की स्वतंत्रता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये हम लोग समझ लिए हैं कि महात्मा गांधी का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्या भूमिका था। ये सारा आपको चर्चा कर देना, और कई सारे बात है, बहुत सारा बात है, लेकिन जो आपको मेन लिखना है वो ये लिखना है। और अगर आपने से आप कुछ जानते हो तो वो भी आप ऐड करते। अब हम लोग इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। देखिए हम लोग समझने वाले इसमें कि भक्ति आंदोलन के प्रभावों को विस्तार रूप से वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए क्या है भक्ति आंदोलन, इसका पूरा भक्ति आंदोलन जो हुआ था उसका क्या प्रभाव पड़ा लोगों के बीच में, तो उसको पूरा विस्तार रूप से वर्णन करना है। चलिए समझते हैं हम लोग। भक्ति आंदोलन ने भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव डाला। इस आंदोलन ने यह बताया कि ईश्वर को पाने के लिए कर्मकांड और पूजा पाठ की जरूरी नहीं है, बल्कि सच्चे मन से की गई भक्ति ही सबसे बड़ा मार्ग है। इससे आम लोगों को धर्म समझने और अपनाने में आसानी हुई। जैसे समझिए, भक्ति आंदोलन का मतलब यही था कि आप जो, जैसे कितने लोग होते हैं कि कहीं ना कहीं वो इस साइड से पाप भी कर रहे हैं, लेकिन वो जाके भगवान के सामने पूजा पाठ कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, तो दूसरा रूप होता है इंसान का। झूठ का पूजा पाठ करना इंसान का दूसरा रूप होता है। वही यहाँ इसमें कहा गया कि आपको पूजा पाठ करना, ये सब करना, वो करना कोई जरूरी नहीं आपको। आप सिर्फ सच्चे मन से बस लोगों की मदद कीजिए और अपने सच्चाई रास्ते पे चलिए। वही था भक्ति आंदोलन का कहना। जैसे भी काफी बच्चा लोग जो पढ़ा भी नहीं होगा और वो सोच रहा होगा कि हम भगवान को लड्डू चढ़ाएंगे, हम कोई एग्जाम में पास हो जाएंगे, तो वो बच्चा पास कैसे होगा? भगवान आके थोड़ी उनका एग्जाम लिख देंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। जो बच्चा पढ़ेगा वही तो पास होगा। तो वही, यही एग्जाम्पल हम समझ लीजिए, यही है ये भक्ति आंदोलन में कहा गया है। आपको पूजा पाठ करने का कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ सच्चे मन से भक्ति कीजिए, अपना जो काम करे उसको सच्चाई से कीजिए, बस यही है भक्ति आंदोलन का। आगे समझते देखिए अब हम लोग। भक्ति आंदोलन ने समाज में फैली जाति प्रथा और छुआछूत का विरोध किया। जितने भी पहले के जमाना में, बहुत पहले जाति और छुआछूत बहुत ये कॉमन था, ये बहुत चलता था। अभी भी रेयर, भारत में कोई ना कोई गांव में अभी भी ये सब चलता है। देखिए आगे अब हम लोग समझते, संत कबीरदास और रविदास जैसे संतों ने मनुष्यों को बराबर माना। इन लोगों का कहना था हमारा कोई जाति धर्म में छुआछूत हम नहीं करेंगे, इनका यही कहना था। माना और प्रेम व भाईचारे का संदेश दिया। इस आंदोलन ने नारी सम्मान को भी बढ़ावा और नारी सम्मान भी बढ़ा भक्ति आंदोलन से। और मीराबाई एक महिला थी, जो मीराबाई जैसी पहली महिला संत सामने आई। इस आंदोलन ने हिंदू और मुस्लिम समाज के बीच आपसी मेलजोल को बढ़ाया। निर्गुण संतों ने ईश्वर को एक माना और धार्मिक सहिष्णुता पर जोर दिया। मतलब जितने भी इसमें लोग हैं, वो इसमें भक्ति आंदोलन का मार्ग यही था कि आप ना हिंदू हो ना मुसलमान हो, सब भाईचारे के साथ रहना है। समझे? आगे देखिए समझते हैं।
भाषा और साहित्य के क्षेत्र में भक्ति आंदोलन का बड़ा योगदान रहा। मतलब भाषा और साहित्य, भाषा के लेके भी इसमें कोई विरोध नहीं हुआ और इसका भक्ति का आंदोलन मतलब बड़ा योगदान, काफी इसका बड़ा योगदान रहा था। देखिए आगे समझते हैं। संतों ने संस्कृत के बजाय आम लोगों के भाषा में उपदेश दिए। मतलब जैसे काफी सारे संत जो है वो तो संस्कृत ही जानते हैं, लेकिन उन लोगों ने सोचा कि जो आम पब्लिक है, मतलब आम लोग, जनता जो है वो तो संस्कृत भाषा सबको आता नहीं था, तो वही संत लोगों ने फिर उनके ही भाषा में, जो आम लोग जान रहे उनके ही भाषा में समझाने का प्रयास किया। देखिए आगे लिखा हुआ होगा, जिससे हिंदी और अन्य लोग भाषाओं का विकास हुआ। मतलब यहाँ आम लोगों को भाषा का उपदेश दिए, आम लोगों के भाषा में, जिससे जैसा उनका भाषा है, कल्चर है, उन्हीं के भाषा, उन्हीं के कल्चर के अनुसार समझाने का प्रयास किए थे। इस प्रकार भक्ति आंदोलन ने समाज को सरल, समान और आध्यात्मिक रूप से जागरूक बनाया। यही था भक्ति आंदोलन का उद्देश्य, यही प्रभाव पड़ा भक्ति आंदोलन का, यही आपको पूरा लिखना है। अब हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। देखिए अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन बात करते हैं, जो हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, हम लोग उसके बारे में देखते हैं क्या है। 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों की विवेचना करें। इसमें आपको 1857 के क्या क्या कारण था, उसके प्रमुख कारणों के बारे में आपको पूरा विवेचना करना है। तो हम टोटल आपको यहाँ पर अभी 4 कारण लेकर आ चुके हैं, उसके बाद हम 3 कारण आपको और आगे बताएंगे। तो देखिए अब हम पहले 4 कारण के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम ऐसे लिखेंगे, इस क्रांति के पृष्ठभूमि, मतलब इस क्रांति का जो स्टार्टिंग है, मतलब जहां से लोगों के मन में थोड़ा भावना पैदा होने लगा था कि नहीं क्रांति करना है, तो 1757 के बाद से ही बन रही थी। मतलब 100 साल पहले सोच सकते हैं, उतना पहले ही से लोगों के मन में भावना आ चुकी थी कि अंग्रेज हमारे साथ बेकसूर हैं, मतलब अंग्रेज हमारे साथ कुछ गलत कर रहे हैं, तो उसके बारे में हमको आंदोलन करना है, उनके खिलाफ आवाज उठाना है। वही था, भारतीय जनता धीरे धीरे अंग्रेजों के खिलाफ होते जा रही थी, जिसके कई कारण थे। हम लोग सबसे पहला कारण देख लेते। देखिए आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में क्या आता है, अंग्रेजों ने जमींदारी व्यवस्था, महलवारी व्यवस्था या महलवाड़ी भी लिख सकते हैं आप, रैयतवाड़ी व्यवस्था और अस्थायी बंदोबस्त इत्यादि द्वारा भारतीय किसान गरीब हो गए। वे इनका कारण अंग्रेजों को मानते थे। अब समझते हैं हम लोग कि जमींदारी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था और रैयतवाड़ी और अस्थायी बंदोबस्त क्या था। इसका हम बस थोड़ा आपको ओवरव्यू बता देते हैं कि क्या था। देखिए हम लोग जमींदारी व्यवस्था, मतलब ये सारे जमींदारी व्यवस्था, वही लिखा हुआ है कि जमींदारी व्यवस्था में ये जो महलवाड़ी टैक्स कर लगाया गया था, टैक्स लगाया था, ये पहला महलवाड़ी, फिर रैयतवाड़ी, फिर अस्थायी बंदोबस्त। देखिए महलवाड़ी व्यवस्था क्या था, इसमें ये था कि जैसे पूरे गांव का जैसे मुखिया होता है, तो उसमें अंग्रेजों का कहना था गांव का मुखिया जो है वो पूरा गांव से कलेक्ट करके हमको टैक्स देगा, जिसमें 60% अंग्रेज को टैक्स देना था। जितना किसान अपना फसल उपज कर रहा है उसका 60% टोटल अंग्रेज को टैक्स देना था। यही था महलवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी, देखिए रैयतवाड़ी क्या था, रैयतवाड़ी था कि इनमें कहा गया था कि आप अपना जमीन के आप ही मालिक है, लेकिन आपको कम से कम हमको 33 से 55% हमको टैक्स देना होगा। अंग्रेज लोगों का कहना था। रैयतवाड़ी में अंग्रेज लोगों ने किसानों से सीधा 33 से 55% तक टैक्स लेते थे। अब अस्थाई बंदोबस्त देखिए क्या था। अस्थाई बंदोबस्त में यह था कि किसान का जमीन है, लेकिन उसका जमींदारी हक किसान को नहीं दिया गया था, वो जमींदार को दिया गया था। जो जमींदार था उनको हक दिया गया था कि आप किसानों से टैक्स लेके और हमें दे। तो जमींदार जो था वो टोटल जितना टैक्स लेता था उसका 11% जमींदार अपने रखता था और उसका 89%, 89% टोटल अंग्रेज को देता था। यही था ये तीनों। अब ये समझ गए। फिर इत्यादि द्वारा भारतीय किसान गरीब हो गए, वे इनका कारण अंग्रेजों का मानते थे। यही था हम लोग का आर्थिक कारण। अब हम लोग आगे नेक्स्ट समझते हैं मतलब सामाजिक कारण क्या था। अंग्रेजों ने सती प्रथा, नर बलि प्रथा, बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया तथा विधवा पुनर्विवाह लागू कर दिया, जिस कारण भारतीय समाज में एक क्रांति की भावना आने लगी। अब ये अगर हम लोग पूरा अच्छा डिटेल से समझेंगे तो ये कहीं ना कहीं जितने भी अंग्रेज के ये वाला सामाजिक कारण है, ये कहीं ना कहीं अच्छा किए एक समाज के लिए। देखिए सती प्रथा में होता तो ये था कि अगर मान लीजिए एक पति पत्नी है तो उसका पति मर जाता है, तो
उसके पति के चिता पर बैठा के पत्नी को जला दिया जाता था। ये था सती प्रथा। अब समझिए कि नर बलि प्रथा क्या था। नर बलि प्रथा ये था कि जैसे बहुत सारे पूजा पाठ में अभी जैसे किसी को बलि चढ़ाने के लिए लोग जैसे गजते उछते हैं, तो वही था नर बलि प्रथा में कि सीधा छोटे बच्चिया को, लड़की को काट दिया जाता था। वही था नर बलि प्रथा, मतलब नर को बलि दिया जाता था, वही है। बाल विवाह में यह था कि अच्छा से बच्चा लोग मेच्योर भी नहीं हुआ है, अपना उम्र 18 साल 21 साल से क्रॉस भी नहीं हुआ, और लड़का और लड़की को शादी करा दिया जाता था। 8 साल हो या 9 साल हो या 10-11, इन्हीं बचपन में ही उन्हें शादी करवा दिया जाता था। यही था बाल विवाह। इन लोगों पर अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा दिया, जो कहीं ना कहीं एक समाज के लिए लोग ठीक किए थे। आगे फिर समझिए, देखिए विधवा पुनर्विवाह, मतलब पहले ये था कि अगर आपके पति मर गए तो आप फिर से दूसरे लड़के के साथ शादी नहीं कर सकते थे, ये पहले था। लेकिन अंग्रेजों ने बोला कि नहीं, आपके अगर पति किसी कारण डेथ हो गया, आप शादी करने की उम्र के अभी लायक है, मतलब जैसे नया नया शादी हुआ तो नया नया में उनका पति किसी कारणवश मृत्यु हो जाता था, तो वही बोले अंग्रेज कि आप फिर से विवाह कर सकते हैं दूसरे लड़के के साथ। वही था विधवा पुनर्विवाह पर लागू कर दिया, जिस कारण भारतीय समाज में एक क्रांति की भावना आने लगी। मतलब ये भारतीय समाज में ये तो परंपरा नहीं था, लेकिन अंग्रेज लोगों ने इसको लागू करा दिया था, इसीलिए ये भारतीय समाज में क्रांति की भावना आने लगी थी। अब आगे हम लोग समझते हैं प्रशासनिक कारण क्या था। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के तहत सतारा, अवध, झांसी, कानपुर, इलाहाबाद, जगदीशपुर, सिक्किम इत्यादि पर अधिकार कर लिया। मतलब वहां पर लॉर्ड डलहौजी जो है वो सीधे जाके वहां पर अपना युद्ध किया और वहां के राजा लोगों को हराकर अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया था। इन्हीं कारण जितना भी राजा लोग थे वो लोग सारे लोग अंग्रेज के खिलाफ हो गए कि अब ओबियसली बात है कि अगर जिस किन्हीं का भी अपना क्षेत्र लूटेगा, अपना राजा का साम्राज्य खत्म हो जाएगा, तो जिस वो खत्म करेगा उनके विरुद्ध तो आएंगे ही। तो वही तरह सब राजा लोग का, जितना लोगों का साम्राज्य लूटा था, वे सारे राजा लोग अंग्रेजों के खिलाफ हो गए थे। यह था प्रशासनिक कारण। अब आगे हम लोग समझते हैं धार्मिक कारण क्या। देखिए 1813 ईस्वी में ईसाई मिशनरियों को भारत आने की अनुमति दी गई। अंग्रेज ईसाई धर्म का अत्यधिक प्रचार करते थे, जिस कारण भारतीय समाज विरोधी हो गया। अब देखिए भारत में पहले से परंपरा है, मतलब सभी जातीय धर्मों को रहना था, लेकिन यहाँ पर हिंदू धर्म का ज्यादा यहाँ पर जनसंख्या है, तो वही कारण अंग्रेज लोग थे वो ईसाई धर्म को अत्यधिक प्रचार प्रसार करने लगे। इसलिए भारतीय समाज में एक क्रांति की भावना आने लगी, विरोध करने लगे कि नहीं, भारतीय समाज में यहाँ ईसाई लोगों को आप बढ़ावा क्यों दे रहे हैं। इसी कारण था, ये आपका धार्मिक कारण था। अब आगे हम लोग का नेक्स्ट 3 कारण बचा है, वो लोग भी हम लोग समझ लेते हैं। देखिए वो 3 कारण क्या है। देखिए अब हम लोग लास्ट 3 कारण समझते हैं। तकनीकी कारण क्या था, तकनीकी कारण वो हम लोग समझते हैं। देखिए रेल, डाक तथा प्रेस के प्रारंभ होने से विद्रोह की भावना तथा संदेश तेजी से फैलने लगा। इसमें यह था कि मतलब उसी समय रेल से, डाक से और प्रेस के माध्यम से बहुत तेजी से वायरल, मतलब संदेश को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाया जाता था। सबसे ज्यादा रोटी में और कमल के फूल के द्वारा काफी ये संदेश को पूरे देश भर में फैलाया गया। ये कारण 1857 की क्रांति का। अब फिर आगे देखिए अगला कारण क्या है, सैनिक कारण। भारतीय सैनिकों को दाढ़ी, मूछ, पगड़ी तथा बाला मतलब कड़ा जो हाथ में पहनते हैं सर, पहनने पर रोक लगा दिया गया, जिस कारण सैनिक खिलाफ हो गए। मतलब सैनिकों का, अंग्रेज लोग तो गोरे चिकने पूरे थे, लेकिन सैनिकों का इसमें अंग्रेज लोगों का कहना था, सैनिक लोगों को से कि आप ना दाढ़ी, ना मूछ, ना बाल रख सकते हैं, ना बाला पहन सकते हैं, कड़ा वगैरह। अब सब लोगों का तो अपना अपना यही होता है भाई कि मेरा मूछ मेरा गौरव का प्रतीक है, दाढ़ी मुसलमानों का प्रतीक होता है, पंजाबी लोगों का जो माथा में कृपाल, जो पगड़ी पहन के जो कृपाल पहनते कड़ा, उन लोग का वो प्रतीक है। तो सब सैनिकों का अलग अलग जगह का अलग अलग अपना कुछ न कुछ प्रतीक है, तो वही इसके खिलाफ हो गए सैनिक कि हम लोग ये नहीं करेंगे। फिर आगे हम लोग अगला कारण क्या था, तत्कालिक कारण। ये सबसे इंपॉर्टेंट कारण है। अगर आपको 1857 की क्रांति से पूछ दिया तो आप सबसे मेन कारण जो है ये, इसको जरूर लिखिएगा। ये सबसे मेन कारण है जिसके कारण 1857 की क्रांति एकदम पूरा हुई।
अब देखते हैं, समझते हैं ये कारण क्या था। अंग्रेजों ने बेस फील्ड राइफल के स्थान पर इनफील्ड राइफल को लाया। तभी यह अफवाह उड़ गया कि हिंदुओं को दी जाने वाली राइफल के कारतूस पर गाय की चर्बी तथा मुसलमानों को दी जाने वाली कारतूस पर सुअर की चर्बी लगी है। अब यहाँ समझते हैं कि तत्कालिक कारण तो हम लोग इतना दूर तक पढ़ लिए। इसमें था कि अंग्रेजों जो बेस फील्ड राइफल था पहले का, वो थोड़ा पुरान मॉडल का था। उसमें अगर एक बार लोड करने से एक ही जो गोली निकलता था, और इनफील्ड राइफल में था, ये लंबा वाला जो राइफल होता है वो वाला था, उसमें एक बार में आप मतलब 2-3 चल सकता था। इसमें ये था इनफील्ड राइफल। इसी में जो बुलेट होता है, मतलब गोली जो होता है, उसमें जंग वगैरह ना लगे, इसीलिए चर्बी मिला दिया जाता था। और वो चर्बी को जैसे दांत से खींचना पड़ता था। जैसे अभी हम आपको समझाते हैं, जैसे ऐसे रहता था गोली वाला, तो इसको जब दांत से खींचते थे तब ये निकलता, तो उसके बाद बंदूक में लोड करना पड़ता था बुलेट को, उसके बाद वो चलता था। इसी में यहाँ पर चर्बी मिलाया हुआ रहता था। इसी कारण हिंदू भी खिलाफ हो गए और मुसलमान लोग भी खिलाफ हो गए, क्योंकि भाई ये तो उन लोग का धर्म के विरुद्ध था। इसीलिए वो लोग धर्म के विरुद्ध नहीं जाना चाहते थे, इसीलिए उन लोगों ने इनका बढ़ चढ़कर विरोध किया था। फिर अंग्रेजों के द्वारा दिए जाने वाले आटे में गाय और सुअर के हड्डी का पाउडर मिला है, जिस कारण अंग्रेजों में मतभेद हो गया। मतलब भारतीय सैनिक में मतभेद हो गया, सॉरी भारतीय सैनिक हो गया, भारतीय सैनिक में मतभेद हो गया। अब लेकिन ये कहीं ना कहीं सच था कि जो बुलेट पर जो कारतूस पर लगाया जा रहा था चर्बी, वो कहीं ना कहीं सच था। लेकिन ये अभी तक इसका पुष्टि नहीं हो पाया है कि आटा में जो गाय और सुअर की हड्डी मिलाया गया था, ये सच था या नहीं था। तो यही था आप लोग का टोटल हम 7 कारण बता दिए, जिसमें से आप लोग कम से कम 5 कारण को जरूर से याद रख लीजिएगा। और जितना हम बोले भी है वो भी अगर आप लोग एग्जाम में लिख दीजिएगा, तो आप लोग कहीं ना कहीं एग्जाम में अच्छे स्कोर कर पाइएगा। तो आप लोग को टोटल ये हम 5 क्वेश्चन करवा चुके हैं, काफी इंपॉर्टेंट था आप लोगों को, तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा और आप लोग एग्जाम बढ़िया से दीजिए। आप लोग का एग्जाम नजदीक है, तब तक हम लोग फिर आगे 3 मार्क्स वाला और आप लोग का जो 1 मार्क्स का जो शॉर्ट पूछता है उनका भी वीडियो हम लेकर आएंगे। तब तक ये आप लोग देखिए, तब तक जय हिंद।